नमस्कार, जनसत्ता के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं शुभम। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी खबर, आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। वो सूर्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठते हैं, लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर सूर्य इतना गर्म है, उसके पास कैसे पहुंचेगा L1 आदित्य? उसके बारे में एक खबर है। सूरज इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाएं। हर सेकंड होते हैं 1 लाख करोड़ परमाणु बम जैसे विस्फोट। ऐसे में कैसे आदित्य L1 पहुंच पाएगा सूरज के नजदीक? सूरज इतना विशालकाय है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाएं। ये इतना गर्म है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से निकली ऊर्जा भी फीकी पड़ जाए। सूरज 460 करोड़ साल का हो चुका है। इसके अगले 1000 करोड़ साल तक बने रहने की संभावना है। सूरज सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी ऑब्जेक्ट है। सूरज का डायमीटर धरती के डायमीटर से 109 गुना बड़ा और ज़्यादा है। ये इतना विशालकाय है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियाँ समा जाएं। बाकी ग्रह 600 बार समा सकते हैं। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ये सूर्य में हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। इसकी वजह से 4 मिलियन टन मैटर हर सेकंड एनर्जी में बदलता है। इतनी एनर्जी होने की वजह से 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट के बराबर इसकी ऊर्जा होती है। अगर सूरज इतना गर्म होता है, जो इसकी किरणें जमीन पर आती हैं, तो लोगों को इससे नुकसान क्यों नहीं होता? इसके साथ ही सूरज की किरणें धरती तक कैसे पहुंचती हैं? सूरज के 6 लेयर होती हैं। पहली लेयर कोरोना, फिर होता है क्रोमोस्फियर, फिर होता है फोटोस्फियर, फिर कन्विक जोन, रेडियो एक्टिव जोन और फिर आता है मेन और कोर जोन। सूर्य के केंद्र से फोटॉन यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर की ओर निकलता है। फोटॉन में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है। ये सीधे धरती तक पहुंच जाए तो जानलेवा हो सकती है। हालांकि पृथ्वी तक पहुंचने वाली रोशनी काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है। जिस फोटॉन को सूरज के कोर से बाहरी सतह तक आने में कुछ सेकेंड लगने चाहिए, उसे इतनी दूरी तय करने में 10 लाख साल लग जाते हैं। अगर बात करें आदित्य L1 मिशन की, तो L1 का मतलब है लॉन्ग रेंज बिंदु 1। कोई लॉन्ग रेंज बिंदु अंतरिक्ष का वो स्थान है जहां 2 बड़े पिंडों पृथ्वी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। एक प्रकार का लॉरेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करता है। यहाँ किसी यान को वर्षों तक रखकर तमाम परीक्षण को किया जा सकता है और कई जानकारियाँ जुटाई जा सकती हैं। क्योंकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है और इसका लक्ष्य L1 पहुँचना है, इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया है आदित्य L1। और आदित्य L1 सूर्य के नज़दीक नहीं जाएगा, बहुत दूर से ही वो सूर्य का परीक्षण करेगा। अभी तक जो सूर्य का परीक्षण हो रहा था वो इंडिया या कहें पृथ्वी से दूरबीन के जरिए हो रहा था। पहली बार इंडिया को सफलता मिली है कि वो अपना यान भेजकर अंतरिक्ष से सूर्य का परीक्षण कर सके। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार भाषण दिया। अभी हाल में MK स्टालिन के बेटे द्वारा दिए गए हिंदू धर्म पर बयान पर उन्होंने पूरे विपक्ष को लताड़ा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? अबे इंडी अलायंस
2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडिया अलायंस एक गठबंधन गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी। सीएम स्टालिन के बेटे के जो सनातन धर्म को लेकर बयान दिया, इस पर संजय सिंह ने भाजपा को ही घेर दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। उसके बारे में गलत संदेश देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। पटकना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, ये है आपका तरीका। देखिए, भारत जो है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और हमारी खूबसूरती ये है कि इसके बावजूद हम सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। हमको सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, और किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए। जहाँ तक सनातन धर्म का प्रश्न है, सनातन धर्म को बदनाम करने का, सनातन धर्म को पूरी दुनिया में उसके बारे में गलत संदेश देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो चंदा चोरों की पार्टी है।
और इन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की। भारतीय जनता वो पार्टी है जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा था कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। उनके नेता योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बजरंग बली तो दलित थे। उनके एक नेता हैं शिवराज सिंह जी, वो कहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो तो भगवान श्री राम हैं और अमित शाह जो हैं वो बजरंग बली हैं। इन लोगों ने काशी के अंदर 300 से ज़्यादा शिवलिंग तोड़े और दिल्ली में इन लोगों ने आपने देखा कि किस तरीके से फाउंटेन के लिए शिवलिंग का इस्तेमाल किया, अपमान किया शिवलिंग का, और उसके बाद बेशर्मी के साथ इनका बैठा हुआ एलजी उसको डिफेंड भी कर रहा है, उसको महिमा मंडित कर रहा है कि हाँ ठीक है शिवलिंग का अपमान हो गया। फव्वारा देखो उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन धर्म को पूरे देश और दुनिया में बदनाम करने का काम कर रही है। और जहाँ तक उदयनिधि मारन का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ा अपमान तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का है। श्री रामनाथ कोविंद जी जब इस देश के राष्ट्रपति थे, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति का, तत्कालीन राष्ट्रपति का अपमान किया था रामनाथ कोविंद जी का। उनको प्रभु श्री राम की राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर नहीं बुलाया गया। और जब उनको बदनाम करना है एक विवादित विषय पर, वन नेशन वन इलेक्शन के विवादित विषय पर, तब आप एक पूर्व राष्ट्रपति की गरिमा को गिरा रहे हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति को आप अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति को आप पूरे देश में बदनाम करना चाहते हैं। आप अपने गुनाहों का ठीकरा श्री रामनाथ कोविंद जी के ऊपर पटकना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं। यह है आपका तरीका। तो ये जो काम किया, मैं समझता हूं कि ये तो मजाक बना दिया इन्होंने। एक राष्ट्रपति के पद की अपनी गरिमा होती है, और जो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति रह चुका है वो, उसका किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं होता। उसका अपना एक सम्मान, उसकी एक अपनी गरिमा होती है, और इसको धूल दूसरित करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और एजेंडा, जो मैं बार बार कहता हूं, मेरी बात से हो सकता है लोग सहमत हो ना हो, लेकिन दलितों से एक नफरत बीजेपी के लोगों के मन में है। रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में तो नहीं बुलाया जाता, लेकिन उनको बदनाम करना है तो देखिए आप, उनको कमेटी का वन नेशन वन इलेक्शन का बना दिया। और मऊ के घोसी पहुंचे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम ने माफियाओं को सख्त संदेश दिया है, कहा बुलडोजर तैयार है। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने पूरे भाषण में, वो आपको सुनाते हैं। किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। तो भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवा लहराते थे, आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज एक नेता की ओर देखती है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया की जनमानस, वहां की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है, और मोदी जी की एक पहल उस समस्या से दुनिया को समाधान का रास्ता निकालती हुई दिखाई देती है।
G20 के रूप में भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के उन 20 देशों को नेतृत्व दे रहा है जिनके पास दुनिया के संसाधनों पर अधिकार है। और भारत संकट के समय में दुनिया का साथी बनकर के, आशा की किरण बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, वैश्विक नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से उनका बयान सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा अपने बयान में, वो आपको सुनवाते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर ने इतनी मजबूर कर दिया कि शिवपाल जी को गांव गांव भटकने के लिए अखिलेश को भेजना पड़ा कि जाओ ओम प्रकाश राजभर, नहीं तो वहां स्थिति खराब है। शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। विधानसभा जब कार्रवाई चल रही थी तो उसके जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन था विधानसभा के अंदर, तो 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार उन्होंने इस बात को शिवपाल जी को कहा कि अभी टाइम है, जल्दी करो, विलंब न करो, आ जाओ इधर, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। तो जब बार बार वो रिपीट किए तो हमारी तरफ इशारा किया, मैंने भी इशारा किया, तो कहें घबराओ नहीं, जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया। और आने वाले दिनों में आज आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश जी को भी मजबूर किया कि एसी से बाहर निकल के बाई इलेक्शन में आए। जिस शिवपाल यादव जी को 22 के चुनाव में जहां सरकार बनाने की बात थी, एक भी सभा में उन्होंने नहीं भेजा। आज ओम प्रकाश राजभर ने इतनी मजबूर कर दिया कि शिवपाल जी को गांव गांव भटकने के लिए अखिलेश को भेजना पड़ा कि जाओ ओम प्रकाश राजभर, नहीं तो वहां स्थिति खराब है। फिर प्रोफेसर रामगोपाल जी को भेजा गया जो गांव गांव भटक रहे हैं, जिन गरीबों की बस्तियों में कभी राजनीतिक जीवन में गए नहीं, वहां जाकर के वोट मांग रहे हैं। ये है। और जल्दी ही जो बातें अखिलेश जी बार बार कहा करते थे, अखिलेश जी बार बार कहा करते थे कि जब उनको बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो वो बार बार यही कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं, वो अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कब तक आपके साथ वो आ जाएंगे? ये लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देख रहे, बड़ा मामला होगा जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है, वो घटना यूपी में होने जा रही है। यानी ये तय है कि उनको बीजेपी में आना। बता तो दिया, अंदर अंदर बतिया रहे हैं। प्रज्ञान रोवर को लेकर तमाम सारी खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वो स्लीपिंग मोड पे जा चुका है। क्या कुछ कहा इसरो ने अपने प्रज्ञान रोवर पर, वो आपको बताते हैं हमारी खास रिपोर्ट पे। चंद्रयान 3 को चांद पर उतरे 11 दिन बीत चुके हैं। अब चांद पर सूरज ढलना शुरू हो गया है और 3 दिन बाद रात हो जाएगी। इसरो ने शनिवार को बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार कर स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है, इतनी ही बड़ी रात होती है। रात के दौरान चांद के साउथ पोल पर तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। 11 दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सुरक्षित टचडाउन के बाद भारत ने इतिहास रचा था। तब से रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। रोवर की बैटरी पूरी तरह चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस नहीं आएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अगर ये दोनों लैंडर काम करना बंद कर दें तो दोबारा से इसके रिवाइवल को लेकर इसरो के पास कोई बी प्लान नहीं है। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान के काम करना बंद करने के बाद भी उसे अंतरिक्ष का कबाड़ नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों काम करना बंद करके भी चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। एक मिशन दुनिया के लिए मिसाल बना।
जानकारी के लिए बता दें कि भारत पहला देश है जिसका मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। रूस के लूना 25 ने भी कोशिश जरूर की, लेकिन वो फेल हुआ और चांद की सतह पर क्रैश कर गया। लेकिन धीमी गति से आगे बढ़ा भारत का चंद्रयान 3 हर पड़ाव को पार करता चला गया और दक्षिणी ध्रुव पर उसने लैंडिंग भी कर ली। बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर भारत का चंद्रयान लैंड हुआ है उस जगह को शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब में हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।